आप देख रहे हैं आचार्य नवीन एडुकेयर और मैं हूं नवीन सर। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी वर्णमाला पर चर्चा करूंगा। यह वीडियो उन सभी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उपयोगी है जिसमें कि हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं वर्णमाला से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं उनको बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को याद करवा दूंगा। आप लोग धैर्य के साथ इस वीडियो को अंत तक देखें और खुद ब खुद आपको इसकी उपयोगिता समझ में आ जाएगी। देखिए, वर्णमाला क्या है? तो वर्णों का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण क्या है? तो किसी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर आपको 52 वर्ण है, क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा से हुई है और संस्कृत में 52 वर्ण है तो हिंदी में भी 52 वर्ण है। ठीक है, ये वर्ण कौन कौन से हैं या किस किस कैटेगरी में बटे हुए हैं मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। इन 52 वर्णों में आपको स्वर वर्ण जो है वह टोटल 11 है। 52 में 11 क्या है? आपको स्वर वर्ण है। और स्वर वर्ण कौन कौन है तो आप लोगों को पता है अ, आ, ए, ओ, ए, ऐ, ओ और री। ये 11 इसमें क्या है? आपको स्वर वर्ण है। ठीक है, अयोगवाह जो है वह आपको 2 गो है। ध्यान दीजिएगा, अयोगवाह 2 गो है। कौन कौन है? तो एक अनुस्वार या अंग और दूसरा विसर्ग। ये आपको 2 क्या है? अयोगवाह है। उसके बाद व्यंजन वर्ण आपको कुल मिलाकर के 33 है। व्यंजन वर्ण 33 है जिसमें कि स्पर्श व्यंजन 25 है। व्यंजन वर्ण जो 33 है उसमें स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं, जिसको 5 वर्ग में बांटा गया है। क वर्ग जिसमें क, ख, ग, घ, अंग। इसी तरह च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये सब में 5-5 तो टोटल 25 क्या है? आपको स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद 4 जो है वह अंतःस्थ व्यंजन है। कौन कौन? तो य, र, ल और व। उसके बाद 4 जो है वह उष्ण व्यंजन है। स, स और ह। ये 4 उष्ण व्यंजन है। इस तरह से 33 आपको व्यंजन वर्ण है। उनके बाद द्विगुण व्यंजन जो है, द्विगुण व्यंजन ये आपको 2 हैं। एक आपको बड़ा र, एक बड़ा ढ। ये आपको 2 क्या है? द्विगुण व्यंजन है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन जो है वो आपको 4 है। एक अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 आपको संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि एक से अधिक व्यंजन वर्णों के मिलने से ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं। अक्ष को क हलन, स हलन और अक्ष हो गया। इसी तरह त्र, ज्ञ और स्र। तो इस तरह से आपको संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? 4। तो 4 2 6 33 39 2 41 11 52। ये टोटल आपको हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि ये सब चीज आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, तो केवल कंसेप्ट क्लियर हो जाए, याद हो जाए सारी बातें, मैं इस दृष्टिकोण को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले स्वर वर्ण जो 11 है इसके संबंध में जो तथ्य है
वो समझ लेते हैं कि ये 11 स्वर वर्ण जो हैं उनमें किनका उच्चारण कहाँ से होता है न, कौन अल्पप्राण और कौन महाप्राण में आता है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए स्वर वर्ण जो 11 हैं इसका 3 भाग है। एक है ह्रस्व या लघु स्वर, दूसरा है आपको दीर्घ स्वर और तीसरा है आपको पुलुत स्वर। अब स्वर वर्ण 11 जो है उसमें 4 गो वर्ण अ, ई, उ और री, अ, ई, उ और री, ये 4 वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है, इकाई समय लगता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ह्रस्व वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व वर्ण 4 गो हो गया, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जो है ना, दीर्घ स्वर वर्ण ये आपको 7 है। दीर्घ स्वर वर्ण कितने हैं, 7। कौन कौन है, तो आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ उ है, ए, ऐ, ओ, ये 7 आपको क्या है, दीर्घ स्वर वर्ण है। तो मूल रूप से स्वर वर्ण का 2 ही भाग होता है, ह्रस्व और दीर्घ। 4 ह्रस्व और 7 जो है आपको दीर्घ। लेकिन एक तीसरा भी आपको वर्गीकरण देखने को मिलता है, पुलुत स्वर, जिसमें कि ह्रस्व के मुकाबले तिगुना समय लगता है उच्चारण में। जैसे कि आप लिखा हुआ देखे होंगे ओ, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ ओ के बाद जो ये आधा ओ है ना, ओ, इसी को हम क्या कहते हैं, पुलुत कहते हैं। तो मुख्य रूप से स्वर वर्ण के 2 भेद, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, अब जो ये दीर्घ स्वर वर्ण है इसका भी आपको 2 भेद है। दीर्घ स्वर वर्ण का भी, दीर्घ स्वर जो 7 गो है ना, उसका भी 2 भेद है। एक है आपको सजातीय दीर्घ स्वर, एक सजातीय दीर्घ स्वर, और दूसरा विजातीय या संयुक्त दीर्घ स्वर। एक सजातीय दीर्घ स्वर और एक विजातीय या संयुक्त दीर्घ स्वर। तो ये जो 7 है इसमें आपको आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये आपको सजातीय दीर्घ स्वर है। क्यों है, तो आ जो है वह अ और अ एक ही जाति के 2 स्वर के मिलने से बनता है। ये ह्रस्व और ह्रस्व के मिलने से दीर्घ ई बनता है। ह्रस्व और ह्रस्व के मिलने से दीर्घ उ बनता है। तो एक जैसे स्वर के मिल से ये बना, तो इसको हम कहते हैं सजातीय दीर्घ स्वर। ठीक है, और उसके बाद ये जो है ए, ऐ, ओ, ठीक है, तो ये विजातीय दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसलिए ये विजातीय कहलाते हैं। ए जो है वह अ और ई के मिलने से बनता है, या अ और दीर्घ ई के मिलने से बनता है, ये अ और उ के मिलने से बनता है, ये अ और दीर्घ उ के मिलने से बनता है। इसलिए वह विजातीय दीर्घ स्वर, और ये जो है आपको सजातीय दीर्घ स्वर। तो सजातीय दीर्घ स्वर कितने हैं, 3, और विजातीय या संयुक्त दीर्घ स्वर 4, और टोटल दीर्घ स्वर कितने हैं, 7। ह्रस्व कितने हैं, 4। टोटल स्वर वर्ण कितने हैं आपको, 11। ये स्वर वर्ण का क्या है, आपको वर्गीकरण है। ठीक है, अब यहां पर ये जो 11 स्वर वर्ण है इनमें किनका उच्चारण कहां से होता है। ये जो 11 स्वर वर्ण है इनमें किनका उच्चारण कहां से होता है, ये चीज हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए पहला स्वर वर्ण क्या है, अ है। ठीक है, अ कहां से उच्चारण हुआ, कंठ से। आ कहां से उच्चारण हुआ, कंठ से। तो ये जो अ और आ है, ध्यान दीजिएगा, उच्चारण करके आप देख लीजिएगा। अ और आ के उच्चारण में
आपको कंठ की सहायता लेनी पड़ती है। और आ के उच्चारण में कंठ की सहायता आपको लेनी पड़ती है। उसके बाद ई और ई है, आप उच्चारण कीजिए ई ई। तालु का इसमें सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ता है? तालु का। तो ई और ई जो है वह क्या हो जाएगा? आपको तालु हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हरस उ और दीर्घ उ, हरस उ और दीर्घ उ, उ उ उ। इसमें ओंठ का क्या लेना पड़ता है? आपको सहारा लेना पड़ता है। तो ये किनका उदाहरण हो जाएगा? आपको ओष्ठ का। यही 3 ठो आपको याद रखना है। आ में अ और आ हो गया कंठ से, ई और ई हो गया तालु से, और उसके बाद उ और उ हो गया किससे? ओष्ठ से। 6 गो तो हो गया। अब बच गया ए, ऐ, ओ और ओ। अब इसमें किसका कहाँ से होता है? तो ये यदि याद है तो ये अपने याद रह जाएगा। ये आपको अ और ई के मिलने से बनता है, अभी मैंने बताया। ये अ और दीर्घ ई के मिलने से बनता है, अभी मैंने बताया। यह अ और उ के मिलने से बनता है, अभी बताया। यह अ और दीर्घ उ के मिलने से बनता है। आप देख रहे हैं कि अ का उच्चारण कंठ से, ई का उच्चारण तालु से। तो ए का उच्चारण दोनों का मिक्सर हो जाएगा, यानी कंठ तालु से। किससे? कंठ तालु से। ये भी आपको अ और ई का उच्चारण कंठ तालु। लेकिन इसमें देखिए ओ में अ का उच्चारण ओष्ठ से होता है, उ का अ का उच्चारण कंठ से होता है, उ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। अ का कंठ से, उ का ओष्ठ से। अ और उ के मिलने से ओ बना, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। ये भी क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ ना। तो ये आपको 10 वर्ण याद हो गए। एक बच गया री। जहां भी र का उच्चारण हो, री या यौरलव में र, ये आपको मूर्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्धा। देखिए 11 को जो स्वर वर्ण है उसका उच्चारण स्थान याद रखना कितना आसान है। अ और आ कंठ से, हरस्वी और दीर्घई तालु से। उच्चारण करके देख लीजिएगा। हरस उ तो इसमें ओठ का उपयोग हो रहा है ज्यादा, तो ओष्ठ से। ये 3 दूनी 6 गो आपको याद रह गया। अब ए और ए है, तो ए और ई के मिलने से बनता है। तो अ का उच्चारण कंठ से, ई का उच्चारण किससे? तालु से। तो ए और ए का उच्चारण किससे हो जाएगा? कंठ तालु से। इसी तरह ओ और ओ है, तो अ का उच्चारण कंठ से, उ का उच्चारण ओष्ठ से। तो ये दोनों जो है कंठोष्ठ में आ जाएगा। एक गो बच गया री। री हो जाएगा आपको किसमें? मूर्धा से। री या र या मूर्धंत न, ये सब मूर्धा में आ जाता है। तो इनका उच्चारण किससे हो जाएगा? मूर्धा से हो जाएगा। ठीक है। तो ये 11 स्वर वर्ण हो गए। इसके बाद तो हम लोगों ने 11 स्वर वर्ण के जो प्रकार हैं, किनका उच्चारण कहाँ से होता है, इनको क्या किया? समझ लिया। अर्थात हम लोगों ने स्वर वर्ण का जो कंसेप्ट है उनको क्लियर कर लिया। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, हम लोग अब चलेंगे किस पर? व्यंजन वर्ण पर। किस पर चलेंगे? व्यंजन वर्ण। ठीक है। तो व्यंजन वर्ण में हमने बताया कि स्पर्श व्यंजन जो है वह कितना होता है। तो स्पर्श व्यंजन 25 होता है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इसमें 5, इसमें सब में 5,
इसमें भी 5, इसमें भी 5। देखिए ये आपको 25 जो है क्या है, स्पर्श व्यंजन हो गए। अब इसमें किसका उच्चारण कहाँ से होता है ये भी आपको याद रखनी है। ये जो 5 गो है इसमें, ये 5 गो अंग, यो, र, न और म, इसको अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में आपको नासिका की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है। अब इसमें जो अब 4-4 करके वर्ण बच गए तो याद कर लीजिएगा, कवर्ग होता है कहाँ से? कंठ से। कंठ से कवर्ग, ये तो याद रहिए जाएगा। च उच्चारण कीजिए, च, तो इसमें तालु का उपयोग हो रहा है। तो चवर्ग किससे होता है? तालु से। टवर्ग, ट ठ ड ढ, इसको मूर्धन्त न भी आप लोग पढ़ते होंगे, तो इससे दिमाग में सेट कर लीजिए कि टवर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से। तवर्ग, त थ द ध न, द से दंत हो गया, तो तवर्ग का उच्चारण कहाँ से? दंत से। और पवर्ग, प फ ब भ म, इसका उच्चारण ओष्ठ से। कवर्ग कंठ चवर्ग तालु, कवर्ग कंठ चवर्ग तालु, टवर्ग मूर्धा, तवर्ग दंत और पवर्ग ओष्ठ, ऐसे याद कर लीजिएगा। लेकिन सब में 4-4 वर्ण ही आएगा, जिसका आपको कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से उच्चारण होता है। अब बच गया यहाँ पर जो ये 5 अनुनासिक है, तो अंग जो हो जाएगा, तो कंठ का तो उपयोग होगा ही, अनुनासिक है तो नासिक का भी उपयोग होगा, तो ये कंठ नासिक वर्ण हो जाएगा। कौन? अंग। अब बता सकते हैं यो क्या होगा? तो तालु नासिक वर्ण हो जाएगा। मूर्धा क्या हो जाएगा? सॉरी, ये नौ क्या हो जाएगा? तो मूर्धा नासिक वर्ण, ये नौ दंत नासिक वर्ण, और ये आपको ओष्ठ नासिक वर्ण हो जाएगा। ये 5 गो को तो अलग अनुनासिक में आ गया, और ये 4-4 करके आपको कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ हो गया। तो ये स्पर्श व्यंजन क्या हो गया आपको? 25 हो गई। अब हम लोग व्यंजन वर्ण का दूसरा भाग जो होता है वह अंतःस्थ होता है, और तीसरा भाग क्या होता है? उष्ण होता है। अंतःस्थ में क्या सब आता है? य, र, ल और व। इसमें क्या सब आता है आपको? तो सौ, सौ, सौ और ह। अब इनमें किनका उच्चारण कहाँ से होता है, ये भी चीज हम लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक है। देखिए इसमें जो है आपको र और मूर्धन्त स, र और मूर्धन्त स, तो र का उच्चारण अभी हम बोले जब भी होगा मूर्धा, और मूर्धन्त स भी क्या होगा? मूर्धा। तो ये मूर्धा से होता है। ठीक है। र और मूर्धन्त स मूर्धा से। दंत स और ल, ल और दंत स, ये आपको दंत से होता है। ल और दंत स क्या होता है? दंत से। अब ये दोनों तो हो गया। अब है आपको ये, चूंकि तालब स भी इसको पढ़ते हैं, तो इस स का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। ठीक है। अब बच गया आपको य और ह और व। ठीक है। तो इसमें आपको य का जो उच्चारण होगा वह तालु से ही हो जाएगा। य और तालब स जो है तालु से हो जाएगा। अब बच गया अब एक गो व, तो व जो है वह दंतोष्ठ। यौरा लौवा में याद कर लीजिए, य और तालब स हो जाएगा आपको तालु से, र और मूर्धन्य स हो जाएगा मूर्धा से। ठीक है। उसके बाद आपको मूर्धा से हो गया,
लौ और दंत स हो गया आपको किससे, तो दंत से, तो दो तिया छ हो गया। उसके बाद व का उच्चारण जो है वह कहाँ से होता है, दंतोष्ठ, व का उच्चारण दंतोष्ठ। और लास्ट में आपको इसमें बच रहा है हमको कौन चीज, ह, तो ह का उच्चारण जो है वह कंठ से होता है। ह का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। तो देखिए अब एक बार मैं आप लोगों को ये जो मतलब, इसके बाद एक चीज और देख लीजिए। अभी मैंने बताया अयोगवा में भी दो आता है, ठीक है, अयोगवा में दो। तो अनुस्वार का उच्चारण जो है वह होता है नासिका से, किससे होता है, नासिका से। और विसर्ग का उच्चारण जो है वो होता है कंठ से, ठीक है। तो ये आपको जो 11 स्वर थे, 33 व्यंजन थे, 44 और 2 को आपको अयोग हुआ 46। इस 46 वर्ण का क्या हो गया, उच्चारण स्थान हो गया। फिर से मैं इसको एक बार आपको शॉर्टकट में याद करा देता हूं। अभी जो मैंने वर्गीकरण देखा तो कंठ से किसका किसका मैंने देखा, कंठ से अ का देखा, आ का देखा, विसर्ग का देखा, ह का देखा, नहीं। उसके बाद कंठ से आपको कवर्ग का क, ख, ग और घ देखा, ठीक है। इतना वर्ण का उच्चारण कंठ से होता है। तालु से किनका किनका होता है, ह्रस्व ई का होता है, दीर्घ ई का होता है, अभी मैंने बताया था। उसके बाद च, छ, ज और झ का होता है, य का होता है और तालब स का होता है। इन सब का किससे होता है, तालु से होता है। अब मूर्धा से किसका किसका होता है, तो मूर्धा से मैंने बताया अभी कि ट, ठ, ड, ढ, री, र और मूर्धन स, ये हो गया आपको किससे, मूर्धा से। ओष्ठ से किसका किसका होता है, तो ओष्ठ से मैंने अभी बताया उ, ऊ, उसके बाद प, फ, ब, भ, नहीं, भ, इन सब का जो है किससे होता है, आपको ओष्ठ से होता है, ठीक है। उसके बाद आपको दंत से किनका किनका होता है, तो दंत में मैंने बताया त, थ, द, ध, ल, दंत स है। इन सब का किससे होता है, आपको उच्चारण दंत से होता है। उसके बाद कंठ और तालु से किसका किसका उच्चारण होगा, तो अ और ई मिल करके ए बनता है, आ और ई मिल अ और ई मिल करके ऐ बनता है। तो ये दोनों का उच्चारण कंठ तालु से होगा। उसके बाद कंठ और ओष्ठ से उच्चारण किसका किसका होगा, ओ और ओ का होगा, कंठ और ओष्ठ से उच्चारण। उसके बाद मैंने बताया कि अनुस्वार का उच्चारण जो है वो नासिका से होता है, अनुस्वार का उच्चारण जो है नासिका से होता है। विसर्ग का किससे होता है, कंठ से होता है। इसको आपको दिमाग में क्या करना पड़ेगा, सेट रखना पड़ेगा उच्चारण स्थान को। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, जितने भी व्यंजन वर्ण है उनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर उसको दो भाग में क्या किया गया है, बांटा गया है। एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो आपको पता है व्यंजन वर्ण 33 है, उसमें 25 स्पर्श व्यंजन है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो अल्प प्राण के लिए सूत्र होता है 1, 3, 5 प्लस अंतस्थ, और महाप्राण के लिए सूत्र होता है 2, 4 प्लस उष्ण वर्ग। तो अल्प प्राण में 1, 3, 5 जैसे कवर का क, ग, अंग,
चवर्ग का चौ जौ यौ, टवर्ग का टौ डौ रौ, तवर्ग का तौ दौ नौ, पवर्ग का पौ बौ मौ। ये 3 × 15 हो गया। अंतस्थ 4 को य र ल और व, तो 15 × 4 19। इस 19 गो को हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण, क्योंकि उसके उच्चारण में आपको कम समय लगता है। शेष जो 14 गो व्यंजन वर्ण बच गया वो आपको किस में आता है? महाप्राण में आता है। इनको याद रखिएगा। उसके बाद जितने भी वर्ण है उसको आपको 2 भाग में बांटा गया है, एक अघोष और दूसरा घोष। यानी ये जो वर्गीकरण हुआ है वर्णों का वह इस आधार पर हुआ है कि जिसके उच्चारण में नाद की सहायता लेनी पड़ती है उसको घोष कहते हैं, और जिनके उच्चारण में नाद की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। ठीक है। अघोष में कौन कौन आता है? जितने भी स्वर वर्ण हैं, जितने भी स्वर वर्ण हैं वो आपको अघोष में आते हैं। ये जो 5 गो स्पर्श व्यंजन का वर्ग है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, सबका पहला और दूसरा वर्ग, सबका पहला और दूसरा वर्ग। उसके बाद आपको 3 गो जो स्व होता है ये आपको किस में आता है? अघोष में आता है। अघोष 11 ये स्वर वर्ण हो गया। अब प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, तो 5 गो वर्ग है तो 2 × 5 10, 11 10 21, ये 3 गो 21 3 24, ये 24 अघोष होता है। इनके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा य र ल व और ह, 5 ये हो गया। ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो 5 × 3 15, 15 5 20 गो वर्ण किस में आता है? आपको घोष में आता है। तो अल्पप्राण महाप्राण घोष अघोष को आप लोग अच्छी तरह दिमाग में रखिएगा। आगे हम लोग कुछ और, चूंकि अब इस टॉपिक को खत्म ही कर लेते हैं, वर्णमाला में देख लेते हैं। ठीक है। देखिए संयुक्त स्वर जो है वह 3 होता है, 4 होता है, अक्ष त्र ज्ञ और स्र। अक्ष का खंड जो होगा वह क हलंत प्लस मूर्धन्त स हलंत प्लस अ, या नहीं तो ये दोनों मिला करके आपको क हलंत प्लस मूर्धन्त स, तब हलंत नहीं देंगे जब अ हटा दिए, तो ये अक्ष का खंड होता है। त्र का इसी तरह त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, या नहीं तो दोनों को मिला करके केवल र लिख देगा। ज्ञ का ज हलंत प्लस य हलंत प्लस अ, स्र का तालव स्व हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। ये आपको 4 क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह क का मतलब है क हलंत प्लस अ। ठीक है। ये क हलंत जो है वास्तविक व्यंजन है, इसी में आपको अ मिला तो व्यंजन वर्ण हो गया। ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। एक चीज और, इस चैप्टर में आपको मात्रा आता है। देखिए मात्रा कितनी होती है? 10। जब भी व्यंजन के बाद स्वर को लिखा जाता है तो उस पूरे स्वर को नहीं लिख करके उसके मात्रा को लिखा जाता है। तो जैसे 11 को स्वर वर्ण होता है, इसमें ए ऐ ओ 11 को स्वर वर्ण है। इसमें अ का कोई मात्रा नहीं होता। आ का मात्रा ऐसे न, हरस ई का ऐसे, दीर्घ ई का ऐसे, हरस उ ऐसे, दीर्घ उ ऐसे, री का ऐसे, ए का ऐसे न, ऐ का ऐसे, ओ का ऐसे और ओ का ऐसे। ये आपको 10 क्या होती है? मात्रा होती है। और ये 10 मात्रा और 2 गो जो अयोगवा होता है अनुस्वार विसर्ग, इसी 12 को मिला करके क्या बनती है? 12 खरी बनती है। आप लोग 12 खरी पढ़े होंगे। अब इस चैप्टर में आपको क्या आता है? तो एक बलाघात आता है। ठीक है। किसी भी शब्द के उच्चारण में
जिस वर्ण पर सबसे अधिक जोर पड़े उसको हम कहते हैं कि उस वर्ण पर बलाघात है। जैसे कि करण, 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 क पर सबसे ज्यादा जोर पड़ रहा है तो करण में किस पर बलाघात है? क पर बलाघात है। कमल, उच्चारण कीजिए, कमल, सबसे ज्यादा जोर म पर पड़ रहा है तो इसमें म पर क्या है? आपको बलाघात है। ठीक है, तो ये बलाघात भी आप क्या रखिएगा? याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद एक टर्म और, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर, ये पंचमाक्षर क्या है? यदि आपको, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल पहले दे देता हूं, कहीं पर लिखा है कंस, ठीक है, उसके बाद कहीं पर लिखा हुआ है आपको जैसे संगम, कहीं पर लिखा हुआ है टंडन, कहीं पर लिखा हुआ है आपको चंचल, कहीं पर लिखा हुआ है संभव। अब यदि अनुस्वार को आप हटाना चाहते हैं, संगम में अनुस्वार नहीं लिखना चाहते हैं, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? तो अनुस्वार के बाद इसमें क्या है? गौ, गौ किस वर्ग का सदस्य है? कवर्ग का। तो आपको कवर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो लेना पड़ेगा अनुस्वार के बदले में। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा संगम। टंडन है, अनुस्वार हटाना चाहते हैं, उसके बाद कौन सा स्पर्श व्यंजन है? डॉ है। डॉ टवर का सदस्य है, उसका पांचवा वर्ण मूर्धन्त न होता है तो आपको ऐसे लिखना है टंडन। चंचल में आपको अनुस्वार के बाद चौ आ रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं चंचल। संभव में अनुस्वार के बाद भ आ रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप संभव। तो यानी अनुस्वार के बाद यदि स्पर्श व्यंजन आए तो अनुस्वार को हटा करके उस स्पर्श व्यंजन का, वह स्पर्श व्यंजन जिस वर्ग का है उसका जो पांचवा सदस्य है उसको हम क्या करते हैं? लिखते हैं। लेकिन इसमें कंस है, अनुस्वार के बाद दंत स है, जो कि स्पर्श व्यंजन के किसी वर्ग में नहीं आता, तो कंस में हम कभी भी अनुस्वार को हटाने का सोच भी नहीं सकते। तो ये आपको क्या है? पंचमाक्षर है। और अब जो है आपको इस चैप्टर की जितनी भी बातें थी जो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछी जाती है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे फिर शब्द विचार, वाक्य विचार से संबंधित जो तथ्य है वो भी मैं बताऊंगा और बहुत ही जल्द आपको ये व्याकरण आपका ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि 11 को आपको बिहार दरोगा मेंस की एग्ज़ाम है। तो मेरी कोशिश है कि उससे पहले मैं ये आपको ख़त्म कर दूं, जिनसे कि ऐसे अभ्यर्थियों को दिक्कत नहीं हो जो उस एग्ज़ाम में शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।